पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं देव वैरागी की सस्पेंस भरी कहानी द अननोन कॉलर, मेरे यानी अद्वैत के साथ। मुझे सबसे पहले ये पता लगाना था कि आखिर साइलेंट किलर है कौन और वो क्यों मेरे साथ में मौत का खेल खेलना चाहता है। मुझे बार बार अंदर से ये महसूस हो रहा था कि मैं उस पप्पू को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों? फिर से मेरे सामने अचानक से कुछ सवाल आकर खड़े हो गए। इन सवालों का जवाब ढूंढना मेरे लिए अब बहुत जरूरी हो चुका था। मैं बैठे बैठे इस केस की गहराई में गोते लगा रहा था कि तभी पता नहीं क्यों अचानक से मेरा मन किया कि मैं रमेश के घर फिर से जाऊं, लेकिन अकेले। मैं तुरंत उठा और अपनी बाइक से रमेश के घर के लिए निकल पड़ा। रमेश का घर मेरे द्वारा सील करा हुआ था और उसकी चाबी भी मेरे पास ही थी, इसलिए मुझे उसके घर का ताला खोलने में कोई दिक्कत नहीं आई। मैं घर के अंदर घुसा तो मैंने देखा कि जैसे सामान पहले रखा था वैसा नहीं रखा हुआ है। मैंने सोचा कि फॉरेंसिक टीम ने केलकर के साथ आकर इधर उधर कर दिया होगा, लेकिन मन में एक शंका भी थी कि कहीं कोई और तो नहीं आया होगा। मैं सबसे पहले ड्राइंग रूम को परखने लगा। मैं एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से देख रहा था। तभी मेरी नजर वहां रखे हुए सोफे पर पड़ी, जो बहुत ही मखमली और गद्देदार दिख रहा था। मैंने ड्राइंग रूम की टेबल पर रखी हुई रमेश की एक किताब को हाथ में लेते हुए उस सोफे पर बैठने का सोचा। मैं एक छोटे बच्चे की तरह जोर से उस सोफे पर बैठ गया। मेरे बैठते ही उस सोफे के साइड से रुई निकलने लगी। मुझे अफसोस तो हुआ, लेकिन मैंने हंसते हुए कहा, धत तेरी की, ये क्या कर दिया मैंने। अगर आज रमेश जिंदा होता तो मेरी चटनी बना देता। और फिर मैं मन ही मन हंसने लगा। फिर मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। वो किताब लेखक चेतन भगत की थी। मैंने उस किताब का पहला पन्ना खोला, लेकिन पेज खोलते ही मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। उस पेज के अंदर लाल कलर से रंगा हुआ एक छोटा सा कागज था, जिस पर वही बेतुका शब्द लिखा था, द साइलेंट किलर। इस नाम को सुनकर फिर से मेरा गुस्सा फूटने लगा। साथ ही मन में फिर से सवाल आने लगे। मैं गुस्से में ही था, तभी मेरी नजर अपने दाईं तरफ पड़ी, जहां पर सोफे में से रुई निकल रही थी। मेरी आंखें उस समय भी चौंक गई जब मैंने देखा कि रुई के साथ साथ नोटों के बंडल भी निकल रहे हैं। वो नोट किसके हैं? क्या वो रमेश की अय्याशी के नोट हैं, या फिर साइलेंट किलर ने जानबूझकर वो नोट वहां पर रखे हैं? वो साइलेंट किलर और क्या करवाना चाहता है मुझसे? उन नोटों के बंडलों को देखकर फिर से मन में इस प्रकार के सारे सवाल आने लगे। वो नोट नए प्रिंट होकर निकले हुए लग रहे थे, बिल्कुल कड़क और गर्मा गर्म। इसका मतलब तो ये निकल रहा था कि मुझसे पहले भी यहाँ कोई आया था, या फिर बस कुछ ही देर पहले ही आया था। इसलिए मैं और भी सतर्क हो गया और अपनी जगह से खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। घूमते घूमते मैं सीधा किचन में जा पहुंचा। मैंने देखा कि किचन की खिड़की आधी खुली हुई है। मैं खिड़की के पास गया और उसे अच्छे से देखने लगा। मैंने देखा कि खिड़की तो आधी टूटी हुई है, मतलब मेरे आने से पहले कोई ना कोई यहाँ जरूर आया था। क्या वो विक्की था, या फिर मेरी चिंता करने वाला पप्पू? ये एक ही सवाल मेरे मन में बार बार घूमे जा रहा था। फिर मैंने केलकर को फोन करके रमेश के घर बुला लिया। उन पैसों को जब्त करना था, इसलिए केलकर के आने तक मैं उस घर को एक बार और परखने लगा कि तभी किचन की खिड़की से आती हुई आवाज ने मुझे सचेत कर दिया। ये आवाज किसी के चलने की आवाज थी। मैं दबे पैर धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ने लगा। किचन के रसोई स्टैंड के पास खड़े होकर मैंने अपनी गर्दन थोड़ी सी ऊपर निकाल कर देखा। मैंने देखा कि खिड़की के पास एक सावला सा लड़का, करीबन 21 साल का, जिसके माथे पर गहरी चोट का निशान है और जिसके बाल घुंघराले हैं, खिड़की के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, मगर बार बार उसके पैर फिसल जा रहे हैं। उसका पूरा ध्यान उसकी मेहनत पर था और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने अपनी पिस्टल निकाली और ऊपर खड़े होते हुए उसकी तरफ अपनी पिस्टल पॉइंट करते हुए कहा, ओए हीरो, जहां खड़ा है वहीं खड़े रहे और अपने हाथ ऊपर कर। मुझे देखकर वह चौंक गया
उसने अपने हाथ ऊपर करे और चुपचाप खड़ा रहा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा। ये देखकर वो भागने लगा और उसको भागता देख मैं भी खिड़की से कूदकर उसके पीछे भागने लगा। इस बार मुझसे कोई भूल नहीं हो जाए, इसलिए अपनी जान पर खेलकर भी उसको पकड़ना मैंने जरूरी समझा। वो भले ही एक नौजवान लड़का था, लेकिन खाकी के आगे वो हार गया। उसे पकड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो हाथ लग गया। उसे उसकी कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए मैं रमेश के घर लेकर आया। मेरे पहुंचते ही केलकर भी एक हवलदार के साथ आ चुका था। मैंने उस लड़के को उस हवलदार के हवाले करते हुए केलकर को रमेश के घर के अंदर चलने को कहा। फिर मैंने केलकर को वो नोटों से भरे हुए बंडल दिखाए। ये बंडल यहाँ कैसे आए सर? क्या ये रमेश के ही थे या फिर और किसी के? जो सवाल मेरे मन में उठे थे वही सवाल केलकर के मन में भी उठ रहे थे। उसके सवाल का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए उसकी बात का जवाब मैंने कुछ इस तरह दिया। हाँ, हो भी सकता है। और रही बात कि ये यहाँ कैसे आए, इसका जवाब तो बैंक वाले ही दे सकते हैं। तुम तुरंत मंडलोई को इन नोटों के साथ बैंक भेजो और फिर मेरे साथ थाने चलो। आज 1 हफ्ते बाद फिर मेरे हाथों की खुजली मिटाने के लिए एक चूहा पकड़ में आया है। जी सर, अभी बोलता हूँ मंडलोई को। हम दोनों थाने आ चुके थे। मंडलोई बैंक जा चुका था। अब बारी थी कुछ नई कड़ी से जुड़ने की। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो लड़का मुझे पप्पू तक जरूर पहुंचा देगा या फिर विक्की को पकड़वाने में जरूर मदद तो करेगा ही। मैंने उसे ऐसे कमरे में रखा जहां सिर्फ मेरी ही आवाज उस तक पहुंच सके। मैं ऊपर कुर्सी पर बैठा था और वो मेरे बिल्कुल सामने नीचे बैठा था। उसके बैठने के अंदाज से मैं ये समझ गया था कि उसमें कूट कूट कर अकड़ भरी हुई है, क्योंकि जिस काले और भयानक रूम को देखकर हर मुजरिम की रूह कांप जाती है, उस रूम में ये ऐसे बैठा था जैसे हम इसके लिए 56 भोग मंगवाने वाले हैं। उसकी इसी अकड़ को देखते हुए मैंने बिना कुछ कहे उसे एक जोरदार तमाचा मारा। तो दोस्तों, कहानी यूं ही जारी रहेगी और इसके नए मोड़ को जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू पॉकेट FM।